नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत देश भर में स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 वृहद समेकित वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 92 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन की सिफारिश की। 9 दिन तक चलने वाले देवी दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र आज से शुरू। भारत की अंशु मलिक ओस्लो में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। और महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 20-20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज क्वींसलैंड में। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश भर में कुल 1,224 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से 1,100 से अधिक संयंत्रों से उत्पादन आरंभ हो चुका है। इनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1,750 मीट्रिक टन से अधिक है। पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की निगरानी वेब नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी। इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गरीबों और मध्यम वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 75,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं। अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। मध्य प्रदेश में कल 1,71,000 लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से ई संपत्ति कार्ड वितरित करने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीणों को ये कार्ड मिलने से अनेक लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड नहीं होने के कारण विकास के लिए अपनी जमीन का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा बर्बाद होता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से सभी को बड़ी ताकत मिलेगी। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। हम जानते हैं जब किसी चीज पर आपका हक होता है तो कितनी शांति होती। गांव के लोगों के हाथ में ये जो ताकत आई है ना, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वृहद समेकित वस्त्र और परिधान पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की 5S की परिकल्पना से प्रेरित ये ऐतिहासिक निर्णय
वस्त्र क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र योजना कैबिनेट ने अप्रूव की है। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। मंत्रिमंडल ने रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारियों को छोड़कर लगभग 11 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बोनस देने का भी फैसला किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 बृहत समेकित वस्त्र और परिधान क्षेत्र और परिधान पार्कों को अनुमति देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा और एक समेकित वस्त्र मूल्य श्रृंखला तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र पूरी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए होंगे और इससे न केवल इन समुदाय के लोगों की वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। कल नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 20 STI केंद्र पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं और इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि STI केंद्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की दीर्घकालिक आजीविका के लिए समुचित और सार्थक प्रौद्योगिकी विकसित करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ड्रोन प्रौद्योगिकी की मांग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। फिक्की द्वारा ड्रोन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में श्री सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है और ड्रोन तकनीक हाशिए पर रह रहे लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाएगी। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ने में ड्रोन अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए मैपिंग और मांग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में मदद की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड महामारी ने कई G20 देशों की प्राथमिकताओं को फिर से तैयार किया है। कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के 13वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने G20 देशों के समग्र और समान एजेंडे को आगे ले जाने का आह्वान किया। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व के आर्थिक रूप से संपन्न 20 देशों को एक साथ जोड़ता है। इसके सदस्य देशों का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक हिस्सा है। इन देशों का विश्व व्यापार में 75% और पृथ्वी की कुल जनसंख्या का 60% भाग है। श्री गोयल ने कहा कि आज पूरा विश्व ये समझ रहा है कि इस अंतर संबद्ध और एक दूसरे पर आश्रित विश्व में जब तक सभी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर वैश्विक आर्थिक सामंजस्य आज की जरूरत है। श्री गोयल ने कहा कि एक तरफ जहां हमें इस महामारी से निपटने की आवश्यकता है, वहीं हमें सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है और कोविड के इलाज के लिए गंभीर शोध भी करना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व के साथ भारत के कार्यक्रमों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसे अधिक व्यापक स्तर तक ले जाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नागालैंड के दीमापुर दौरे पर रहेंगे। श्री नायडू पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कोहिमा यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार निदेशालय के कार्यालय, सरकारी विद्यालय भवन और मंत्रिय आवासीय परिषद का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज असम दौरे में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वो दीमा हसाऊ जिले में 120 मेगावाट लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का भूमि पूजन करेंगी और हाफलॉन्ग तिनियाली में 2 लेन के राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगी। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना को मदद दे रहा है। श्रीमती सीतारामन गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाली पुल परियोजना का भी निरीक्षण करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत देश भर में स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 वृहद समेकित वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 92 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन की सिफारिश की। 9 दिन तक चलने वाले देवी दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र आज से आरंभ। भारत की अंशु मलिक ओस्लो में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज क्वींसलैंड में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 92 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 66 करोड़ 93 लाख से अधिक पहली खुराक और 25 करोड़ 66 लाख से अधिक दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.94% पर पहुंच गई है। अब तक 3 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की दैनिक दर 1.34% रह गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की अनुमति दे दी है। संगठन ने कहा है कि वो उप सहारा अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बच्चों को मलेरिया रोधी टीका दिए जाने का परामर्श दे रहा है। इन क्षेत्रों में पी फैल्सीपैरम मलेरिया का संक्रमण मध्यम से उच्च स्तर पर पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि बच्चों के लिए मलेरिया के टीके की काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी और ये विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस टीके को मलेरिया की रोकथाम के अन्य मौजूदा उपायों के साथ उपयोग किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष लाखों बच्चों को बचाया जा सकेगा। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्रि के साथ ही देश में त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है। नवरात्रि के अवसर पर प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।
इस दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई आकर्षक कार्यक्रमों सहित भक्ति और मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। पूरे देश में आकाशवाणी के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से नवरात्रि विशेष कवरेज और विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। नवरात्रि के दौरान दूरदर्शन देश भर के विभिन्न स्थानों से लोगों को दुर्गा पूजा और आरती का लाइव प्रसारण करेगा। लोग दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण भी देख सकेंगे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर विजयवाड़ा के कनक दुर्गा देवी की कुमकुम पूजा और अलंकारम और दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होंगे। नवरात्रि उत्सव के अवसर पर रामानंद सागर की रामायण डीडी नेशनल पर अगले 10 दिन तक फीचर लेंथ फिल्म के रूप में प्रसारित की जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन शशि शेखर वेम्पट्टी ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि आगामी दिन जगत जननी मां आराधना में स्वयं को समर्पित करने के हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नवरात्रि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और संपन्नता लाएंगी। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों का टीकाकरण करने के लिए टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्य के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को पंडालों में तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पूजा समितियों और संबंधित सिविल डॉक्टरों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। पूजा समितियों के सदस्यों का भी टीकाकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर नवरात्रि और अन्य समारोह में भाग लेते समय कोविड मानकों का पालन करने की अपील की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश भर में श्रद्धालु नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। प्रदेश में स्थापित प्रमुख शक्तिपीठों जैसे विंध्याचल और देवी पाटन में भी नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्ति की देवी की स्तुति करने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने इस साल कोरोना के कम मामलों को देखते हुए त्योहारों से जुड़े दिशा निर्देशों में थोड़ी सहूलियत भी दी है। नए निर्देशों के मुताबिक दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला के मंचन के लिए अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लोगों का आवागमन उससे प्रभावित न हो। दुर्गा प्रतिमाएं पारंपरिक लेकिन खुली जगहों पर स्थापित हों और पंडालों में लोगों की संख्या क्षमता से अधिक न होने पाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में भी सभी धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क पहनना और हर आने जाने वालों को 6 फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। किसी को भी मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं है। ये भी कहा गया कि यदि संभव हो तो हर धार्मिक स्थलों में भीड़ से बचने के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार होना चाहिए। सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी साई बाबा जैसे कई मंदिर जो बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं ने भक्तों के लिए भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन प्री बुकिंग सिस्टम शुरू किया है। बहरहाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मंदिर जाने से बचने की सलाह दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सार्वजनिक जीवन में आज 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। श्री मोदी की जनसेवा की ये 20 वर्ष लंबी यात्रा भारत को समृद्ध और सशक्त वैश्विक नेता बनाने के लिए समर्पित रही है। उनका राष्ट्र प्रथम मंत्र विकास को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के नए युग की शुरुआत की। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20
साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज इसकी अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के सुशासन और राष्ट्र सेवा पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारत के अंशु मलिक ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नॉर्वे के ओस्लो में कल अंशु ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की पहलवान सोलोमिया विन्निक को 11-0 से हराया। फाइनल में आज अंशु का मुकाबला अमेरिका की हेलेन मोरलिस से होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:10 से शुरू होगा। उधर IPL क्रिकेट में अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 4 रन से हरा दिया। दुबई में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। शारजाह में एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में सुने प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी आज शाम परिक्रमा कार्यक्रम में। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। सात अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इस मुकदमे के लिए हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्राइब्यूनल गठित करने का अध्यादेश जारी किया। 2 जुलाई 1930 को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा इस अध्यादेश को चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि वायसराय को केवल कानून व्यवस्था भंग होने की शर्त पर ही अध्यादेश लाने और ऐसा ट्राइब्यूनल गठित करने का अधिकार है, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को ट्राइब्यूनल ने 300 पृष्ठों का फैसला सुनाया। फैसले का निष्कर्ष ये था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। देश मेरे मेरी जान है तू। 7 अक्टूबर के ही दिन स्वाधीनता आंदोलन की वीरांगना SN सुंदरामबाल की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में आज ही के दिन 1913 में हुआ था। विनम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति SN सुंदरामबाल हमेशा आंदोलन में आगे रहीं। अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के दौरान भी उन्होंने आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। वो सरल
और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं। सुंदरम बाल का जन्म तिरुप्पुर के वीरापांडी में हुआ था। उनके पिता नचिमुतुगौंडर स्थानीय नेता थे। समृद्ध परिवार से होने के बावजूद समाज सेवा और स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि थी। वो कांग्रेस की जनसभाओं में शामिल होती थीं। 1928 में ऐसी ही एक सभा के दौरान महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए जनता से दान की अपील की। 15 वर्ष की सुंदराम बाल मंच पर आईं और अपने सोने के कंगन उन्होंने गांधी जी के सामने रख दिए। महात्मा गांधी ने इसके बजाय उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने को कहा। सुंदराम बाल स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई। 1941 में सत्याग्रह के दौरान उनके नवजात के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए वेल्लोर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और गिरफ्तार की गईं। इस बार भी उन्हें वेल्लोर जेल भेजा गया। 1943 में सुंदराम बाल ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में तिरुप्पुर में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 3 माह के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जिले में किसानों के कल्याण कार्य में सक्रिय रुचि ली और उनके लिए कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए। आज ही स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद के किलप्पन नायर की भी जयंती है। उन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वे नायर सेवा सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पय्यानूर तट गए और नमक बनाया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में भी अथक लड़ाई लड़ी। नायर ने केरल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 1952 में संसद के लिए चुने गए। आज बस इतना ही। इसी के साथ आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारत के दक्षिण में विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम कीमत के ड्रोन निर्माण की जरूरत बताने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। लोक सत्य ने प्रधानमंत्री का बयान देते हुए लिखा है, कम लागत के ड्रोन विनिर्माण को आगे आए इंजीनियर, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर बनाने वालों और स्टार्टअप से प्रधानमंत्री का आह्वान। हिन्दुस्तान ने ताकत शीर्षक से लिखा है, वायुसेना को 233 लड़ाकू विमान मिलेंगे। पत्र लिखता है, लड़ाकू विमान निर्माण से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। पंजाब केसरी ने संपादकीय पृष्ठ पर 2 फ्रंट वॉर, भारत है तैयार शीर्षक से लिखा है, एयर मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। पत्र ने लिखा है कि रफाल मिलने से भारतीय वायुसेना अब विश्व की 4थी सबसे खतरनाक वायुसेना बन चुकी है। वीर अर्जुन ने कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मानवतावादी व्यवसायी माखन लाल बिंद्रू की बेटी की आतंकियों को खुली चुनौती देते हुए लिखा है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर सामना करें शांति भंग करने वाले। नवभारत टाइम्स का कहना है कि आने वाले त्योहारों के दौरान भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण फिर से फैलने का खतरा बना हुआ है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया सजग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत देश भर में स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 वृहद समेकित वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 92 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन की सिफारिश की। 9 दिन तक चलने वाले देवी दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र आज से शुरू। भारत की अंशु मलिक ओस्लो में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।